अब ये जो ओहदा है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का, ये कमांडिंग अथॉरिटी होगी, जो तीनों आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इनके मातहत होंगे, और जो इदारों की अपनी अपनी ऑटोनॉमी है, पाकिस्तान एयरफोर्स की, नेवी की अपनी जो ऑटोनॉमी है, उसका क्या होगा फिर, ये समझाइएगा ज़रा। अच्छा ये बड़ा मेरा ख्याल है इस सवाल के ऊपर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। एक तो ये सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है जिसने सारे मिलिट्री स्ट्रेटजी को प्लान करना है, और इसमें सारे एवरीबडी कम्स टुगेदर। इसमें एयर चीफ, नेवल चीफ एंड द आर्मी चीफ एंड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और बहुत सारे लोग इसका हिस्सा होते हैं जब प्लानिंग फेज में काम चल रहा होता है। प्लानिंग के बाद लेट्स से अभी उसको उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ, उसके बाद उनके ऑपरेशनल प्लान्स बनने। वो जो ऑपरेशनल प्लान्स हैं वो हर सर्विस ने अपने अपने डेवलप करने हैं, लेकिन रिमेनिंग विद इन द एम्बिट ऑफ द लार्जर कमांड, विद एम्बिट ऑफ द लार्जर मिलिट्री स्ट्रेटजी, वो अपने खुद उन्होंने डेवलप करने हैं। एयरफोर्स की प्लानिंग और जो अपनी उनकी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है उसके ऊपर बिल्कुल इसका कोई असर नहीं है। सिर्फ इसका तरीका ये होगा कि नाउ इट इज़ मोर कोऑर्डिनेटेड, इट इज़ एंड देयर इज़ एन एम्पावर्ड बॉडी जो इस सारे कोऑर्डिनेशन को देख रही है और मेक श्योर कर रही है ऑन अ डेली बेसिस कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसमें ऑटोनॉमी का कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एयर चीफ विल कंटिन्यू टू होल्ड इट्स पोजीशन एज द कमांडर ऑफ द एयर फोर्स, नेवल चीफ विल कंटिन्यू टू होल्ड हिज पोजीशन एज द कमांडर ऑफ द नेवल फोर्सेस, और लाइकवाइज बाकी। तो ये प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, अब जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑपरेशंस रेस्ट्स विद द एयर फोर्स, रेस्ट विद द नेवी, रेस्ट विद द आर्मी। सिर्फ करना ये होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा ताकि हमारे जो इफेक्ट्स हमने दुश्मन के ऊपर क्रिएट करने हैं वो मल्टीप्लाई हो जाए। सही। तो इसमें एक तो आप कह रहे हैं कि आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि ऑटोनॉमी किस तरह से, तमाम एयर फोर्सेस, तमाम आर्म्ड फोर्सेस जो है वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करेंगे, और इसके अलावा जो इंतजामी इख्तियारात होते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशंस, ये भी जो उनके चीफ होंगे उनके मातहत ही रहेंगे, सारे उनके इख्तियार ही रहेगा। ये देखिए ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है मुझे कि जब ये सारे डायनामिक्स इवॉल्व होंगे, जब ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन जब एक नई शेप लेती है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं, उसके बाद उसके अंदर कुछ उसके, देखिए दिस इज़ गोइंग टू बी अ न्यू कल्चर। और ये कहते हैं जब भी कोई नया काम करने जाएं, और ये नया हमारे लिए दुनिया ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, इंडिया ने भी कर लिया हुआ है, तो उसमें थोड़े से एज दे कॉल इट इन इंग्लिश द पैंग्स ऑफ बर्थ आर ऑलवेज देयर। वो छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि पाकिस्तान का जो नेशनल डिफेंस है उसकी स्ट्रेटेजिक नीड्स विल ऑलवेज सुपरसीड स्मॉल लिटिल कॉन्वर्सेशन विच इज़ अराउंड पॉलिटिक्स। इसको हम छोड़ देते हैं। अब आ जाए तो मैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी अपनी प्रमोशंस, पोस्टिंग, ट्रेनिंग वो एक ख़ास तरीके से चलती है। उसका कंट्रोल उनके कमांडर्स के पास रहेगा, उनके रिस्पेक्टिव चीफ्स के पास रहेगा। इट इज़ ये जो हेडक्वार्टर है ये ओवरऑल एक्सरसाइज करेगा कमांड कंट्रोल ऑन ऑल फोर्सेस इंक्लूडिंग द साइबर फोर्सेस, ताकि एक बहुत कोहेसिव कोऑर्डिनेटेड कैपेबिलिटी पाकिस्तान की डेवलप हो जो कि दुश्मन के लिए एक डिटरेंस के तौर पर साबित है। आमिर साहब, इस पे एक सवाल किया जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि मॉडर्न जो वॉरफेयर है उसमें ये कोऑर्डिनेशन जरूरी है, लेकिन कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स का ये कहना है कि इससे इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस जो है वो पैदा हो जाएगा। क्या कहेंगे इस पर आप? अब मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस। देखिए द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नेशनल डिफेंसिव बैलेंस वो ज़्यादा ज़रूरी है, या मुझे चूँकि मालूम नहीं किसने ये कहा और किस सोच के साथ कहा होगा। इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस तो इसमें नहीं पैदा हो रहा है, इसमें इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी बढ़ रही है। इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस इन सपोर्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एंड द मिलिट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द कंट्री वो इन्हांस हो रही है। तो कोई भी आदमी जो इसको ऑब्जेक्टिवली देख रहा है, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट है, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी का स्टूडेंट है, उसके लिए शायद ये कहना मुनासिब नहीं होगा अगर वो इन सारी चीज़ों को समझता है। मैं मिसाल के तौर पे आई एम फ्रॉम द आर्मी, और अगर मेरी फोर्स की कैपेबिलिटी इसलिए बढ़ रही है कि मेरा कोऑर्डिनेशन विद ऑल अदर एलिमेंट्स, एयरफोर्स के साथ, साइबर स्पेस के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, नेवी के साथ बेहतर है, तो मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। सो पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि पाकिस्तान के डिफेंस की इफेक्टिवनेस बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट ये बढ़ रही है, और ये आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं जो लेट्स से हम पाकिस्तान से बाहर भी किसी से अगर पूछेंगे तो आपको यही कहेगा दैट दिस इज़ द राइट स्टेप टुवर्ड्स इन्हांसिंग
योर कैपेबिलिटी। सही। इसमें एक दो सवाल ये भी सामने आ रहे हैं आमिर साहब। एक तो ये कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है अब वो नवंबर के बाद अबॉलिश हो जाएगा। वैसे उनके पास एक सिंबॉलिकली या सेरेमोनियली यही तीनों आर्म फोर्सेस के हेड होते थे, तो एक सवाल ये है कि इस पोजीशन को एम्पावर क्यों नहीं कर दिया गया कि जो इख्तियारात देने एग्जीक्यूशन के और अगर एक यूनिटी ऑफ कमांड तय करनी है तो इनका रोल सेरेमोनियल या सिंबॉलिक ना हो, इनको एम्पावर किया जाए इस ओहदे को। दूसरा साथ में ही सवाल ये भी कि वाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल बी CDF, वाई नॉट एयरफोर्स चीफ, वाई नॉट नेवी चीफ, और या इसको रोटेशन पे क्यों नहीं रखा जा सकता? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ दैट हेडक्वार्टर। वो हेडक्वार्टर को अब एम्पावर कर दिया गया जहाँ पे इट हैज़ अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, फॉर कोऑर्डिनेटिंग, फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड फॉर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू ईच सर्विस, ताकि ये सारा मामला जो है एक कोहेसिव तरीके से चल सके। और उसके लिए आपको इस वक्त CDF हेडक्वार्टर की ज़रूरत थी। CDF हेडक्वार्टर अगर नहीं होता तो जॉइंट चीफ हेडक्वार्टर जो है वो ये काम नहीं कर सकता था। सो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी कि अब यू हैव नाउ एन एम्पावर्ड CDF हु इज़ इन प्लेस, जो कि प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, कोऑर्डिनेशन में और ऑल्सो मॉनिटरिंग द ऑब्जेक्टिव्स गिवन टू ईच फोर्स दैट वेयर दे हैव रीच्ड इन देयर डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के फोर्स डेवलपमेंट में वो कहाँ पे पहुँचे। इसके लिए एक एम्पावर्ड हेडक्वार्टर चाहिए और उसके लिए नागुज़ीर है कि एक CDF, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चाहिए आपको। सो दैट हेडक्वार्टर इज कम इनटू बीइंग। दूसरी चीज़, एट द मोमेंट व्हाई डू वी से दिस कि जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही वो होंगे, देखिए ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। आई एम वेरी क्लियर, आज चूँकि ऑब्वियसली हमारे जो मेन डिस्प्यूट्स हैं वो दे आर ऑन द लैंड। हमारा सबसे बड़ा अनरिजॉल्व डिस्प्यूट जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चले हैं भारत के साथ, इवन द लास्ट वन इट एमिनेटेड फ्रॉम कश्मीर। तो वो कश्मीर है हमारी ब्रॉडली एक कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है। कॉन्टिनेंटल कहते हैं कि जो लैंड बेस्ड ओरिजिनल स्ट्रेटजी, अब वो वक्त खत्म हो गया। अब नाउ वी हैव गॉन इनटू कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी। लेकिन आर्मी एट द मोमेंट हैज़ अ लार्जर रोल टू प्ले, इट्स अ लार्ज फोर्स and it is not only committed on the eastern front, it is committed on the western front, and it is also the major force which is looking after the internal security in the disturbed areas जहाँ पे हमारे दुश्मन ने पूरा जोर डाला हुआ है। So जब आप किसी हेडक्वार्टर को बनाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि इसका स्टार्ट ऐसे हो कि वो गेन कर सके ग्राउंड। अब जब ये ग्राउंड गेन कर जाएगा, देखें हर चीज़ एवॉल्व होती है। कल को आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद there could be a time कि जहाँ पे air chief or the naval chief would also be in a position to hold this appointment, but right now to give it a strong start जी, इसका ताल्लुक कैसे ताकि अच्छे तरीके से चल सके। आमिर साहब, इसका तयन कैसे किया जाता है? क्या ये देखा जाता है कि किस फोर्स की, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, ताकत किसके पास ज्यादा है, या ये देखा जाता है कि करंट सिचुएशन में, करंट वॉरफेयर सिनेरियो में किसकी अहमियत ज्यादा है? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था, जैसे जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया। फिर हमने ये देखा है एयरफोर्स की अहमियत हमें नजर आई जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया या कतर पर हमला किया, तो उसकी अपनी अहमियत है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी अपनी अहमियत हो, तो इसका तयन कैसे किया जाएगा? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसमें इस तरह की जी, मैं जिस तरह देख रहा हूँ एवोल्यूशन ऑफ वॉरफेयर को, कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर को, सब इंपॉर्टेंट है। कोई एक ये नहीं कह सकता कि अब मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, ज़मीन पे हूँ या मैं एयर में हूँ या समंदर में हूँ। नो, एवरीबडी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट राइट नाउ हर एक मुल्क का एक अपना साइको सोशल कैरेक्टर और कल्चर होता है। उसके अंदर हम वी कैन नॉट बी डाइवोर्स फ्रॉम रियलिटी। अगर हमने इस चीज़ को मजबूती से खड़ा करना है इनिशियली, तो उस वक्त उसके लिए हमें इस वक्त शायद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाना ज़रूरी है। बट एज द टाइम इवॉल्व्स, कल को आज से 5, 7, 8 साल के बाद एयरफोर्स चीफ और द नेवल चीफ कैन ऑल्सो होल्ड दिस अपॉइंटमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और ये चेंजेस आएंगी। देखिए, जब भी कोई चीज़ पैदा होती है, कोशिश ये होती है कि वो अपने पैरों पे मजबूती से खड़ी हो जाए। एक दफ़ा मजबूती से जब वो खड़ी हो जाए, तो जब वो ग्रो करता है तो इन्वायरमेंट के साथ और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। आई एम वेरी श्योर that eventually it will take a structure and take a character जहाँ पे any of the chiefs will be able to hold this appointment in due course of time. अच्छा, दूसरा but as of now समझाएगा जी, बहुत ज़रूरी था। ठीक, मुझे ये भी समझाएगा कि अब वैसे हम देखते हैं कि दो ओहदे जो है, सॉरी थोड़ा सा हमारा शायद लैप्स है, 2 ओहदे जो हैं वो 4 स्टार होते थे ना, जैसे एक आर्मी चीफ का हो गया, मैं सिर्फ आर्मी की बात कर रहा हूँ, दूसरा
चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, वैसे तो किसी फोर्सेस से भी आ सकते हैं, ये 4 स्टार थे। अब अगर जॉइंट चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा, सो विल देयर बी ओनली 1 4 स्टार या कैसे होगा? आई थिंक इसकी डिटेल शायद आर्मी एक्ट में आएंगे, आप बता सकें बेहतर तौर पे। नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा स्पेकुलेटिव हो जाएगा, लेट इट इवॉल्व। द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विल बी द ऑल फोर्सेस, उसके साथ द एयर चीफ, नेवल चीफ एंड आर्मी चीफ विल सर्टनली रिमेन एज 4 स्टार ऑफिसर्स। तो ये डिटेल्स जो है ये तो यू नो दीज डिटेल्स आर गोइंग टू अनफोल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, और वो इसी तरह से होनी चाहिए ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथ हो। एंड दिस ट्रांजिशन, देखिए जब कोई चीज़ हम करते नहीं और फॉर राइट रीजंस, इफ़ यू डू समथिंग फॉर राइट रीजंस, तो उसको खड़ा करने से लेके उसका थोड़ा सा ग्रो करने तक कोई ऐसा हिकअप नहीं होना चाहिए जिससे वो इट शुड क्लैप्स बिफोर इट टेक्स इट्स ड्यू प्लेस, और वो एक ख़ास तरीके से इवॉल्व हो। चूँकि हमने ये डिटर्मिन कर लिया था आज से बहुत पहले, मैं आपको ये बताता चलूँ आज, लेट मी से दिस ऑन रिकॉर्ड। जब आई वॉज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, जब मैं पहली दफ़ा मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में एक इम्पॉर्टेंट जगह पे आया, तो वहाँ पे ये स्टडी हम उस वक्त कर रहे थे बैक इन 2005 कि ये ज़रूरत है। एंड दी स्टडीज़ केप्ट ऑन गोइंग बिकॉज फौज का जो ये प्लानिंग के लोग हैं, एयरफोर्स के प्लानिंग के लोग हैं, नेवी के हैं, दे डोंट स्टॉप कि जी हमने ये कंक्लूड कर ली स्टडी तो दिस इज़ बी ऑल एंड ऑल। नो, इट इज़ नॉट। देयर आर न्यू पीपल हु कीप कमिंग इन एंड कीप इवॉल्विंग इट। अब मेरा ख्याल है वो वक्त आ गया था, और ये हम कहा करते थे पहले भी दैट हमें इसकी ज़रूरत है। नाउ दैट टाइम हैज़ कम, सो देयरफॉर इट हैज़ हैपेंड।